हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। और ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पढ़ा था, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपने पहली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। तो यस, आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भानु और चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात उठती है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है सामान को इधर से उधर पहुंचाना। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस को इधर से उधर पहुंचाना, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स को सेल्स तक पहुंचाना, ग्लूकोज को पहुंचाना, ताकि हम लोग जो हमारे अंदर सेल्स है वो एटीपी जनरेट कर सके। एटीपी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान को इधर से उधर पहुँचाना, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखिए, ह्यूमन बींग्स में हमारे अंदर सबको मालूम है ब्लड होता है। ब्लड खून लाल रंग का होता है जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स सस्पेंड होती है। सेल्स सस्पेंड होने का मतलब क्या है? सेल्स बिखरी भी होती है, फैली भी होती है, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको डिजॉल्व फॉर्म में अपने से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करती है, और रेड ब्लड सेल्स में क्या? हीमोग्लोबिन, ठीक है। आपकी किताब में नहीं दे रखा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ओके। तो जो अब एक सवाल और आता है कि हमारे ब्लड कैसे दौड़ता है? देखिए, अपने आप तो चलेगा नहीं। अब उसको दौड़ाने के लिए हमारे अंदर हार्ट होता है, जो एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। वो ब्लड को पुश करता है और पुल करता है। जैसे पुल किसको करता है? पुल उस ब्लड को करता है, यानी खींचता उस ब्लड को है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारी सेल्स से आ रही होती है। और पुश किसको करता है? यानी बाहर की तरफ किसको फेंकता है? जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में एकदम डिटेल में जानते हैं। जो हमारा पहला ऑर्गन है वो है द हार्ट। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी फिस्ट जितना बड़ा हो सकता है। और जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अब 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो हार्ट है उसमें हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो दोनों ही आते हैं। उन दोनों को ही वो पंप करने का और मतलब पुश और पुल करने का काम करता है, ठीक है। अब ये दोनों मिले ना, ये दोनों इंटरमिक्स ना हो, इस कारण से हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये 4 चैम्बर्स कौन से हैं? देखिए, पहला चैम्बर है लेफ्ट आर्ट्रियम, दूसरा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर है राइट आर्ट्रियम, चौथा चैम्बर है राइट वेंट्रिकल। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब जो हमारा, आपको मालूम है, जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट तरफ होता है, और लेफ्ट तरफ भी थोड़ा सा लेफ्ट तरफ टिल्ट होता है। जैसे इसमें टेढ़ा दे रखा है पिक्चर में, वैसा ही लेफ्ट की तरफ हमारा टिल्ट होता है, यानी कि टेढ़ा होता है, लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ होता है, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं कि जो हार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों ब्लड आते हैं। अब वो कैसे आते हैं, क्या प्रोग्राम होता है इसके अंदर, वो सब हम आगे जानते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यहाँ पे आप देखिए, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो चैम्बर में, लेफ्ट चैम्बर में आता है, लेफ्ट आर्टरी में आता है। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हार्ट में लेफ्ट आर्टरी में आता है, ठीक है। कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आती है इसको लेके आती है लंग्स से, ठीक है।
लंग्स है यहाँ पे, लंग्स से पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो O2 वाला ब्लड है, उसको लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। जैसे ही ब्लड जो है, जो खून है, वो लेफ्ट आर्टरियम में अंदर आ गया तो लेफ्ट आर्टरियम फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। पहले सिकुड़ा हुआ होता है, फिर करके फैल जाता है, ठीक है। फिर जो लेफ्ट आर्टरियम है वो उसको आगे की तरफ पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फूल जाता है, ठीक है। ये सिकुड़ गया ऊपर लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो गया, वो फूल गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करता है और खुद सिकुड़ने लग जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करता है और खुद सिकुड़ने लग जाता है। और कहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है, अरोटा से। अरोटा जो है वो कहाँ लेके जाती है ब्लड को, वो ऑर्गन्स के पास जाती है लेके, ऑर्गन्स के पास गया ब्लड, ऑर्गन्स के वहाँ पे जो सेल्स है उन्होंने उस ब्लड को यूज़ किया जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो एटीपी बनाने में यूज़ हो जाएगा, सॉरी ब्लड नहीं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर यूज़ हो गई है तो वहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, जनरेट होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होकर कहाँ चली जाएगी, वो वापस हार्ट में जाएगी, ठीक है। हार्ट में कहाँ से जाएगी, वेना केवा से। जो CO2 वाला ब्लड है जो ऑर्गन से जा रहा है वो वेना केवा से हेड के अंदर आ जाएगा। हेड के अंदर कहाँ आ जाएगा, राइट आर्टरी में आ जाएगा, जो हमारा तीसरा वो था, हमारा तीसरा चैम्बर था, उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ब्लड आएगा तो ये फूल जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट आर्टरी में जाता है और वो फूल जाता है, ठीक है। और जब ये सिकुड़ता है तो क्या ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि ये पुश कर देता है आगे ब्लड को यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इसको पुश कर देता है, फिर राइट वेंट्रिकल जो है वो फूल जाता है। फिर क्या होता है, देखो ब्लड पंप के द्वारा जब फिर ये पंप करता है, ये सिकुड़ जाता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है आप लोगों को, ये ब्लड यहाँ से निकल के वापस लंग्स में चला जाता है। जो CO2 वाला ब्लड है वो वापस लंग्स में चला जाता है, क्यों, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। और जो CO2 है वो हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन क्या होता है वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं। पहले क्या होता है, लंग्स के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में लेके आता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। कहाँ लेके आता है, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम सिकुड़ता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब उसको पंप करके खुद सिकुड़ जाता है और उसको पंप करता है तो अरोटा के द्वारा वो बाकी ऑर्गन्स में पहुँच जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ ऑर्गन्स यूज़ करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। CO2 ब्लड के अंदर मिक्स होके कहाँ जाता है, वेना केवा के द्वारा, वेना केवा के द्वारा यहाँ पे राइट आर्टरियम में चला जाता है। राइट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम में जब राइट आर्टरियम फूल जाता है ब्लड आने के बाद, तो जैसे ही वो राइट आर्टरियम सिकुड़ने लगता है तो वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है ब्लड। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल भी फूल जाता है और जैसे ही वो सिकुड़ने लगता है तो ब्लड जो है वो बाहर चला जाता है और कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में चला जाता है। तो ये हो गया इसका जल्दी से रिकैप। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार मतलब खुद के नोट्स बना लें इसमें, आपकी बुक में या फिर आपकी कॉपी में, ताकि आप इसको याद रख सकें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में बीच में ये दो मसल्स हैं, इसको कहते हैं हम वॉल्व्स। ये किस लिए होती है, वॉल्व्स होती है खून को, ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लेफ़्ट आर्टरियम से ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, जब सिकुड़ेगा, तो ये भी तो हो सकता है कि अरोटा की जरिए अरोटा से भी जाए और वापस पीछे लेफ़्ट आर्टरियम में भी घुस जाए फिर ब्लड। तो बैकवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट को रोकने के लिए ब्लड की ये लगे होते हैं वॉल्व्स, जो उसको पीछे जाने से रोकते हैं। आप इनकी शेप ही देख लीजिए, पीछे की तरफ है तो क्या करते हैं, वो उसको पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। ये दोनों तरफ होते हैं क्योंकि यहाँ से भी पीछे जाने का डर होता है, तो इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। आप ये वाला जो पैराग्राफ है
उसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका फंक्शनिंग पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको ये समझा दिया है हार्ट की फंक्शनिंग, ठीक है। अब आता है कि जो ऑक्सीजन कैसे एंटर करती है लंग्स के अंदर, ये भी एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब आप जानते हैं कि द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, के राइट साइड जो है हार्ट की और लेफ्ट साइड को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को मिक्स होने से बचा सके। और ये क्यों जरूरी होता है? देखिए, दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम गर्म खून के एनिमल्स हैं, हम मैमल्स बर्ड्स हम मैमल्स हैं, और जो बर्ड्स होती है वो सब वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, हम गर्म खून के होते हैं। तो हमको अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, अलग अलग करना क्यों ज़रूरी होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जिन एनिमल्स में एनर्जी के लिए ये सब ज़रूरी नहीं होता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, हमारा टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाता है 1-2 डिग्री सेल्सियस, बाकी 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, ठीक है। पर जो एनिमल्स होते हैं कुछ, उनका जो टेम्परेचर है उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ठंड हो गई तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। वो एनिमल्स कैसे होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जिनका जो हेड होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है बस, ठीक है। और वो थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब सहन कर सकते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको मिलने से, ठीक है। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब जो फिशेस होती है उनके पास तो सिर्फ 2 चैम्बर्स वाला ही ऑटो। अब हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, वेना केवा, अरोटा की, तो वो ब्लड ट्यूब्स है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही ट्यूब हमारे उसमें फैली हुई है पूरे ब्लड बॉडी में, तो उसके लिए हमारे जो वो है बॉडी है उसमें ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी, ठीक है। जो आपको मैंने पहले बताया था जब हार्ट पढ़ रहे थे अभी हम, तो जो अरोटा होती है वो ऑर्गन्स, हार्ट से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, ठीक है। जो अरोटा होती है वो ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। अब वो अकेली तो लेके जाएगी नहीं, तो अरोटा क्या है, बहुत सारी प्राइमरी में वेसल्स में बदल जाती है, जिसको कहते हैं आर्टरीज। वो लेके जाती है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को कैरी करती है अलग अलग ऑर्गन्स के बॉडी के, ठीक है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, जो ब्लड होता है वो ऑर्गन्स के लिए बहुत हाई प्रेशर में निकलता है हार्ट से, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती है वो थिक होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है मतलब उसकी वॉल्स क्या होती है, अगर पतली हो तो पतली हो जाती है, और चौड़ी होना चाहिए तो चौड़ी हो जाती है, ठीक है। और जो वेन्स होती है वो क्या करती है, अलग अलग ऑर्गन से वापस लेके आती है ब्लड को हार्ट तक। आर्टरीज क्या कर रही है, आप यहाँ लिख लेंगे, आर्टरीज हार्ट टू ऑर्गन्स, ठीक है। और वेन्स ऑर्गन्स टू ब्लड, ऑर्गन्स टू हार्ट, सॉरी, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, इसका सारांश है ये, ठीक है। उनको ज़्यादा थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती है वेन्स को। क्यों नहीं होती है? देखो, जो हार्ट से ऑर्गन्स में जाएगा उसको पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगता है,
पर जो वापस आ रहा होता है ना उसको इतना प्रेशर नहीं लगता है। तो जो वेन्स होती है वो आर्टरीज के मुकाबले, जो उनका जो वॉल्स होती है उसकी वॉल्स थिक नहीं होती है वेन्स की आर्टरीज के मुकाबले, और इलास्टिक भी नहीं होती है। हाँ, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट थे बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लड को रोकने के लिए, वैसे ही वेन्स में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं सेम काम के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि वेन्स क्या है ऊपर हार्ट के पास लेके आएगी, तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लड है वो पीछे की तरफ वापस आ जाए, नीचे की तरफ वापस आ जाए। तो क्या होता है, इस कारण से वॉल्व्स होते हैं कि वो पीछे जाने से उसको रोक सके। ठीक है, क्योंकि वॉल्व्स क्या होता है, वो वेन्स में क्या होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खून जाता है, सिर्फ ऊपर की तरफ। ठीक है, पर जो आर्टरीज है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही ब्लड जाता है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन का होता है, ये बोथ अपवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। अब तीसरे तरीके की जो आई है यहाँ पे वेसल, उसका नाम है कैपिलरी, कैपिलरीज। इसका क्या काम है, इसका काम क्या होता है, जो खून है, जैसे कि आप मैं बताता हूँ, सेल्स ने खून को यूज़ कर लिया है, अब वो वापस कैसे जाएगी। देखो सेल्स कैसे यूज़ करती है खून को, मैं बताता हूँ। वो उसके अंदर खून तो जाता नहीं है सेल्स के अंदर, ये सेल है और ये जो ब्लड वेसल जा रही है वो है। ठीक है, तो वो क्या करती है, सेल्स ये टच में है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, ये आर्टरी है। एक मिनट मैं आपको ना एक कॉपी में समझाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए ये एक सेल है और ये एक आर्टरी है ना, ये आर्टरी है, एक आर्टरी है तो आर्टरी, और बहुत सारी होती है तो आर्टरीज, है ना, वो तो आप जानते ही होंगे। अब इसमें क्या होता है, आपने ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन वो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। इसके अंदर देखिए कार्बन डाई, इसमें क्या एटीपी बन चुका है या फिर एटीपी की बनना चालू है, तो यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बन तो वही रहा है, मतलब एटीपी बन रहा है तो ऑक्सीजन जरूर यूज़ हो रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और जो आर्टरी है उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस चालू है उस समय, ऐसा तो है ही नहीं कि ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसको सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है, नेगेटिव है, और कार्बन डाइऑक्साइड की पॉजिटिव में है। ठीक है, और जो आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कम चीज़ होती है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल के पास ऑक्सीजन कम है तो वो ऑक्सीजन को इंटेक करना चालू कर देगा, बाहर के मुकाबले ऑक्सीजन की मात्रा सेल में कम है तो अपने अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर करने के लिए दोनों तरफ वो ऑक्सीजन को इंटेक करना चालू कर देगा। और दूसरी तरफ जो आर्टरी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू कर देगी। अब देखो आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है तो आपको बोलना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बताता हूँ कि आगे क्या होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो फिर कौन लेना चालू कर देता है, आर्टरी लेना चालू कर देती है। अब आर्टरी को और वेन को जोड़ने के लिए एक सिंगल सेल की वेसल्स होती है जिसको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो वेन्स को और आर्टरीज को इस प्रकार जोड़ती हैं, मतलब सिंगल सेल ऐसे वेन्स होती है। ठीक है, वो वेन्स को और उसको इस प्रकार जोड़ती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वेन्स में चली आती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो वेन्स में चला जाता है और वो उसको कहाँ ले जाती है, हार्ट तक ले जाती है। और आर्टरी
ये सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है। तो ये फंक्शन होता है कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के अंदर, हर ऑर्गन के पास सेल्स में, ठीक है। इतना, और ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, देखिए डेंगू हो जाता है जब, तो बोलते हैं ना प्लेटलेट्स कम हो गई है। इसका मतलब होता है कि जो खून के अंदर प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है, हमारे साथ जब चोट लग जाती है, सबके साथ होता है कि हमारे साथ जो चोट लग जाती है तो कुछ कुछ देर बाद जो वहाँ पे कोटिंग हो जाती है, लाल कलर की कोटिंग हो जाती है, खून वहाँ पे जम जाता है और लाल कलर की कोटिंग हो जाती है, तो बाहर खून ज़्यादा आता नहीं है। तो वो काम किसका होता है, वो होता है काम प्लेटलेट्स का। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, जब और जैसे अगर हमारा खून निकलने लग जाता, ज़्यादा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी। तो उसी को बचाने के लिए द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स। जो लीक्स हो जाता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, मतलब कि हमारे चोट लग जाती है, जो खून निकलने लग जाता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा खून कैसे निकलेगा, हमारी जो आर्टरीज या वेन्स है उसी को कहीं ना कहीं चोट लगी होगी। तो उसको बचाने के लिए, उसको क्लॉट करने के लिए ब्लड के पास प्लेटलेट्स होती है, जो वह इंजरी पे जाके पॉइंट कर देती है और क्लोटिंग कर देती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, तो प्लेटलेट्स का इतना ही होता है काम। अब आता है लिम्फ। लिम्फ भी ब्लड की तरह एक फ्लूइड है जो बहता है हमारे बॉडी के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम आता है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और लिम्फ फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड एस्केप इनटू इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। क्या होता है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है। वो क्या कर देती है, वो कैपिलरीज से, क्योंकि कैपिलरीज क्या है, सिंगल सेल्ड है, तो वो क्या करती है, सिंगल सेल्ड होने के कारण बाहर निकल जाता है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड सेल्स। कहाँ चला जाता है, टिश्यूज़ के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, जैसे दो टिश्यूज़ है या दो तीन सेल्स है तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो आपने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वहाँ से वो नीचे चली जाती है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक है ना कलरलेस होता है, ठीक है, प्लाज्मा की तरह होता है, कलरलेस होता है, पर क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है, जो कैपिलरीज के आसपास लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये दौड़ता है। जैसे आर्टरीज और वेन्स होती है, वैसे एक लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में होती है, ठीक है। विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, जो बाकी जोड़ की क्या बनाती है, लिम्फ वेसल बनाती है, जो लास्ट में कहाँ ओपन होती है, वेन्स में। क्यों, क्योंकि लिम्फ क्या है, लिम्फ है ना डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट, यानी कि वेस्ट को उठाता है आसपास की जगह से, सेल्स के आसपास की जगह से, या फिर सेल्स से, जो वहाँ कहाँ उसको पटक देता है, लेके जाके वेन्स में छोड़ देता है, ठीक है। तो ये होता है लिम्फ का काम। लिम्फ को और क्या कहते हैं, लिम्फ टिश्यू और या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो लिम्फ वेसल्स में दौड़ता है। ये कलरलेस होता है, ठीक है, और ये कैसे बनता है, कैपिलरी से जो प्रोटीन वगैरह निकल जाता है उससे बनता है ये। और ये क्या करता है, ये डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से करता है ड्रेन, और कहाँ निकाल देता है, उसको वेन्स में छोड़ देता है, ताकि जो डाइजेस्टिव सामान है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको वो हार्ट में ले जा सके, ठीक है। तो हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने ही ऑर्गन्स होते हैं और यही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आता है कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए रूट्स पानी उठाती है तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वो है। लीव्स खाना बनाती है तो पूरे प्लांट के अंदर या पूरे ट्री के अंदर, ट्री क्या 50-50 फीट 100 फीट के होते हैं, तो उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। जो इंसान की नॉर्मल हाइट है वो 6-6.5 फीट तक होती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो हो जाते हैं 7-7 8-8 फीट के, वो तो मतलब बहुत कम होता है। पर जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं वो कितने लंबे लंबे होते हैं, तो उनके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो अब हम पढ़ेंगे।
देखो, दो तरीके से अब प्लांट्स को काम करना होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। क्या? एक तो पानी, ठीक है, पानी, मिनरल्स, और दूसरा फूड, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जनरेट हुआ है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा उन्होंने फूड को बनाया है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट systems will move energy stores from leaves and raw materials from root। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। ट्रांसपोर्ट पानी कौन करता है? जाइलम करता है। जो पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम करता है। और खाना कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। ठीक है, ये जो दोनों पाथवेज है, जो जाइलम टिश्यू है और जो फ्लोएम टिश्यू है, वो मतलब एक इंडिपेंडेंट पाथवेज हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो खाना और पानी ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। जाइलम क्या होता है? जो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम किसको करता है? फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है वो पूरे प्लांट के पार्ट्स के पास। ठीक है, आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम करता है। कैसे करता है वो पूरा समझते हैं। ठीक है, पहले जाइलम क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ये 9th क्लास में पहले आ चुका है, पर मैं आपको थोड़ा बहुत इसका रिकैप कर देता हूँ। जो जाइलम होता है वो 4 तरीके की सेल से बनता है। एक तो होता है ट्रैकियाज, ठीक है, दूसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा होता है जाइलम फाइबर्स, और चौथा होता है जाइलम वेसल्स। ठीक है, अब इनमें से जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो होता है ट्रैकिया और वेसल्स। ठीक है, बाकी ये दोनों जो होती है वो काम नहीं करती है पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जाइलम कहाँ कहाँ होता है? रूट, स्टेम्स, लीव्स, इंटरकनेक्टेड होता है पूरे के पूरे सिस्टम में। ठीक है, होता है एट द रूट्स, सेल्स इन कंटैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयंस। ठीक है, आयंस ले लेते हैं। कौन से आयंस लेते हैं? पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो क्या करता है? दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। अब जो मैंने आपको पहले बताया था वही सेम बात हो गई है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये सेल है सॉइल की, ये सेल है रूट्स की। यहाँ पानी की मात्रा सॉइल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पानी की मात्रा कम है। ठीक है, तो जो H2O है ये अपने अंदर लेना चालू कर देगा। ठीक है, देखिए, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू रूट फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस। इस डिफरेंस को कम करने के लिए जो पानी होता है वो सॉइल से रूट में चला जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्ट्रीटली पुश्ड अपवर्ड्स। ऐसे ही सेम सारे जाइलम के सेल्स में होता है। ठीक है, अब इस जाइलम वाले सेल में तो पानी आ गया है, पर इस वाले में कहाँ पे है? इस जाइलम वाले टिश्यू में है ना, इस वाले में तो पानी आ गया है, इस वाले में कहाँ पे है? तो अब डिफरेंस को कम करने के लिए ये से छीन लेगा, फिर यहाँ पे है, फिर ये से छीन लेगा। तो ऐसे करते 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 वो कहाँ पहुँच जाता है? लीव्स में पहुँच जाता है। लीव्स में जो जाइलम होता है और जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो वो पानी से छीन लेता है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जाती है ऐसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता क्या है। देखिए, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द वेसल्स, जाइलम वेसल्स इन द लीफ। आपको मैंने बताया था रेस्पिरेशन में कि स्टोमेटा क्या होता है और ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है। ठीक है, और वापस पढ़ेंगे। स्टोमेटा क्या करता है? जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो बाहर निकाल देता है प्लांट के अंदर से। ठीक है, अगर वो ज़्यादा निकाल दे तो जो ज़्यादा तो क्या निकालता है, पर जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो निकाल देता है प्लांट के अंदर से। तो क्या होता है? वही वाटर वापस जो जाइलम वेसल्स में पानी होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि क्या होता है, अगर स्टोमेटा पानी ना निकालें तो ये भी वेसल्स भी ऊपर पानी लेके नहीं आएगी, क्योंकि अब
पानी लाने के लिए सेल्स के अंदर खाली भी तो होनी चाहिए ना सेल्स, तो इसीलिए इन फैक्ट एवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन दैट विच पुल्स फ्रॉम द xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration. Transpiration क्या है? जो पानी का लॉस है वेपर्स बनकर एरियल पार्ट्स, यानी कि वो पार्ट्स जो हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में, उन पार्ट्स से, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वेपर्स बन के पानी का उड़ना, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। जो द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द वाटर। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से पानी ज़्यादा है तो यहाँ कम है तो पानी ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगर आगे वाली सेल्स ही भरी भी रहेंगी तो कैसे ऊपर जाएगा पानी? तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा और स्टैमेटा के द्वारा प्लांट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाल देता है, ऊपर खाली होगी जगह, तभी तो पानी ऊपर जाएगा। तो इसी कारण से ट्रांसपिरेशन बहुत बड़ा कारण है पानी को ऊपर खींचने के लिए। जाइलम की हेल्प करता है, आप मान लीजिए ट्रांसपिरेशन पानी को ऊपर खींचने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम और किसको ट्रांसपोर्ट करता है? अमीनो एसिड्स को करता है। जाइलम 4 सेल्स, जाइलम टिश्यू 4 सेल से होके बना था, वैसे ही जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो भी 4 सेल से मिलके बनता है। पहला जो है वो है सीव एलिमेंट्स, यानी सीव ट्यूब्स भी कह सकते हैं इसको। दूसरा है फ्लोएम फाइबर, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है कंपेनियन सेल। मैं चाहता हूं कि आप इन चारों जाइलम की भी 4 सेल्स को और फ्लोएम की भी 4 सेल्स को याद कर लीजिए, क्योंकि ये काम आ सकती हैं। और ये भी याद कर लीजिए कि कौन सी सेल्स हैं जो काम आती हैं पानी या फिर खाने को इन टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के, ठीक है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या पता वो एक मार्क्स के क्वेश्चन ही दे दें बोर्ड आपको, या बड़े क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का भी दे सकती है वो पूरा प्रोसेस पूछ के, तो आप उसको आराम से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो है वो काम करती हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म टू देयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जहाँ लीव्स में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है वो बाकी पूरे प्लांट में पार्ट्स में जाना इम्पॉर्टेंट होता है और वो मूव भी करता है, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का फोटोसिंथेसिस का, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम में होता है ये, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है इस सबको, ठीक है। अब फ्लोएम में कौन? सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे वेन्स और आर्टरीज का काम था, वैसे ही फ्लोएम और इसका काम भी एक चीज़ है कि जो जाइलम होता है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, पर जो फ्लोएम है वो बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर फ्लोएम और जाइलम में आपसे पूछ ले डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं, पहला जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है पानी को ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किन 4 चीज़ों से मिलके बना होता है और फ्लोएम किन 4 चीज़ों से मिलके बना होता है? जाइलम जो है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, पर फ्लोएम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ये, ठीक है। अब अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। तो क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो भी लगता है, तो इसलिए जब भी फोटोसिंथेसिस का सामान लेके जा रहा होता है ना फ्लोएम, तो वो क्या करता है, खुद भी खुद भी फूड रख लेता है अपने काम करने के लिए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि बिना फूड के ही काम कर सकता है, सब चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है। मटीरियल लाइक सुक्रोज
इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी लेकर जो सुक्रोज वगैरह होता है वो फ्लोएम में छोड़ दिया जाता है। तो फ्लोएम क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैं आपको बता रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर वही कि जहाँ पे कम है वहाँ पे जो ज़्यादा वाली चीज़ है वो आगे फॉरवर्ड कर देती है अपनी चीज़ को, ताकि जो डिफरेंस है वो कम हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, दिस प्रेशर मूव द मटीरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। ठीक है, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने आपको बताया था, जो वाटर को भी मूव करने में काम आता है और फूड को भी मूव करने में काम आता है। फ्लोएम ये काम करता है और यही अलाउ करता है फ्लोएम को कि जहाँ पे जो नीड्स है वहाँ वो खाना पहुँचा सके, मिनरल्स पहुँचा सके। तो ये वाला जो टॉपिक है, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो भी पूरा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जो है एक्सक्रीशन, और जो इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप इस जो चैप्टर के जो डाउट्स है वो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको दे सकूं। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं आपके लिए नए चैप्टर लाऊं वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सक्रीशन के पास में। अब हमने पहले ही ये कर लिया है डिस्कस कि जो गैसियस वेस्ट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो तो रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर चला जाता है, पर हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हमारा फूड जो होता है उसमें से जब सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो बाकी का जो वेस्ट होता है वो कैसे निकल जाता है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, एक तो ह्यूमन बींग्स वाला और एक जो होगा वो होगा प्लांट्स वाला। प्लांट्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो ज़्यादा मेन पार्ट है वो ह्यूमन बींग्स का ही है। तो देखिए, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्सक्रीशन है ह्यूमन बींग्स में वो कैसे होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन के लिए जो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे सिस्टम्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। पहला, हमारे पास किडनीज होती है, दो पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब दो पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये दो किडनीज है, ये बीन शेप किडनीज है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, और ये दो जो होते हैं वो दो लेफ्ट यूरेटर होते हैं, ये और ये आपने देख लिया होगा, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। ठीक है, और किडनीज क्या करती है, किडनीज का काम होता है जो ब्लड होता है उसकी प्योरीफिकेशन करना, उसके अंदर से सारा का सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देना, पानी को भी वो साफ़ करती है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हम जानते हैं ये सब कैसे होता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन विच वन ऑन अदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, बैकबोन की जो अदर साइड होता है उसके वहाँ पे होती है ये। ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर्स। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी में वो यूरेटर से पासिस होता है और यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और उसको स्टोर करके रखता है, और जैसे ही जो ऊपर से प्रेशर है वो बढ़ने लगता है तो जो यूरेथर होता है उसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में से जो यूरिन होता है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। जो यूरिन का पर्पज़ है, जो यूरिन का पर्पज़ है कि क्यों निकलता है वो, तो वो बाहर निकाल देता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लड के अंदर से। जैसे CO2 हमारे लंग्स में से बाहर निकल जाती है ब्लड से, वैसे ही जो यूरिया होता है, जो यूरिक एसिड होता है हमारे ब्लड में से, वो किडनीज़ के द्वारा साफ होकर बाहर निकल जाता है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक द लंग्स इज़ अ क्लस्टर ऑफ
वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है? कैपिलरीज से जो होता है वो जो खून होता है वो साफ़ होता है। ठीक है, अब मैं आपको ना समझा देता हूँ कि है ना होता कैसे है। ठीक है, एक हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जिनका नाम होता है नेफ्रॉन, जो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन जो होता है ना वो एक टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारा जो होता है वो काम होता है। ठीक है, जो कैपिलरीज का एक गुच्छा सा बना लेता है वहाँ पे, ये जो गुच्छा दिख रहे हो ना इसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। अब देखिएगा, इसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक है, और इस जो पूरे को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। देखिए ये पूरा जो है बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, इसके अंदर जो कैपिलरीज का गुच्छा है उसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से जो होता है जो बड़ा मटेरियल होता है, जैसे इतना बड़ा भी नहीं पर जो कैपिलरीज के छेदों से जो बड़ा होता है, वो जो ग्लोमेरुल्स के छेदों से बड़ा होता है वो मटेरियल क्या करता है? वो यहीं पर रुक जाता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये वाला जो रीनल आर्टरी होती है उसके ब्रांच है ये, तो वो आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होता है, ये जो चीज़ है वो ये जो ये पाइप है इसमें से घूम फिरा के यहाँ निकल जाता है। ठीक है, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पीला पीला, यहाँ से घूम फिरा के ये जो यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पर ये आर्टरीज या और वेन्स दोनों होती है। क्यों होती है? ये इस ट्यूब पर चिपकी हुई होती है। ये यहाँ से क्या करती है, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और जो पानी होता है वो यहाँ से इसको सक कर लेती हैं, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल्ट्रेट के बाद सब सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acid, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as urine flows along the tube। जब इस ट्यूब से वो बहता है यूरिन ये वाला, तो जो ये आर्टरीज और वेन्स होती है वो क्या कर लेती हैं, वो इन जो मेन चीज़ होती है इसमें प्रोटीन वगैरह होता है उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर जब पूरा का पूरा ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये वाला जो ट्यूब होता है पीली कलर की, ये जाके यहाँ पे डक्ट्स में, कलेक्टिंग डक्ट्स में चली जाती है। अब कलेक्टिंग डक्ट्स में क्यों जाती हैं? ताकि वो लेके जा सके उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ जाके खुल जाती है? कलेक्टिंग डक्ट जो खुलती है वो खुलती है यूरेटर्स में। फिर यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से यूरेथ्रा के द्वारा जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। सबसे जो मतलब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो न्यूरोफ्रॉन का डायग्राम और उसका जो प्रोसेस है वो है। मैं आपको वापस समझा देता हूँ एक बार, जल्दी से इसका रिकैप करते हैं। क्या होता है? ब्लड आता है न्यूफ्रॉन के पास, ये बोमेंस कैप्सूल में गिरता है, जो ग्लोमेरुल्स से जो बड़ा पार्टिकल होता है वो यहीं पे छिन जाता है। फिर जो खून है वो इस पीली कलर की जो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन कहते हैं उसको। ठीक है, न्यूफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें जाता है। फिर वो यूँ जाती है, उसके आसपास क्या लगी हुई होती है? उसके आसपास लगी होती है आर्टरीज और वेन्स, जो क्या करती है उसके अंदर से प्रोटीन्स को, एमिनो एसिड्स को, सॉल्ट्स को और पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी सारा मतलब जितना भी काम की चीज़ होती है ना उस सब कुछ ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, सब कुछ ख़राब चीज़ें, और जाके कहाँ चला जाता है? ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के। ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ खुल जाती है? वो जाके खुलती है यूरेटर्स में। यूरेटर्स कहाँ जाके खुलते हैं? यूरेटर्स खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से जब प्रेशर बनता है ज़्यादा तो यूरेथ्रा के द्वारा वो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के आपने सुना होगा किडनीज फेल होने की बात आती है कि किडनी फेल हो गई है या फिर किडनी काम नहीं कर रही है या फिर वो आदमी डायलिसिस के लिए जा रहा है। तो डायलिसिस क्या होता है? देखिए, हमारे इन्फेक्शन के द्वारा या किसी इंजरी के द्वारा जो हमारे किडनीज है वो ख़राब हो जाती है बहुत बार। तो उस किडनी के ख़राब होने के बाद अब ऐसा है कि पॉइजनस जो वेस्ट है वो बाहर कैसे निकलेगा, कैसे साफ़ होगा? तो क्या होता है, एक आदमी को जिसको इंजरी हो गई है, जिसकी किडनी ख़राब हो गई है, जो काम नहीं कर पा रही है, उसको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। कितने दिनों में? एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है उसको। ठीक है, डायलिसिस क्या होता है? एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो खून को बाहर निकाल देती है, जिससे क्या होता है खून जो है वो बाहर निकल जाता है अपनी बॉडी से, और डायलिसिस साफ होकर
वापस अपने ब्लड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बेकार बीमारी है, जिससे मतलब आप ज़्यादा दिनों तक इसको आप जैसे इसमें पैसा ही बहुत लगता है और ना आदमी ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो ये तो हो गई है अपने एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात। अब बात हुई कि एक्सक्रेशन इन प्लांट्स की। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होता है? देखिए, प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं अपना वेस्ट बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो वो बाहर निकाल देते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जब होता है, जब लीव से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और भी कुछ अगर उनके पास अगर होता है वेस्ट होता है तो वो क्या करते हैं, प्लांट में इकट्ठा करते रहते हैं। प्लांट में इकट्ठा करते करते जब प्लांट एकदम फुल हो जाता है वेस्ट से और उसमें क्लोरोफिल कम हो जाता है, तो जो येलो लीव्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, पूरा वेस्ट होता है। ठीक है, और उसमें क्लोरोफिल भी कम हो जाता है, तो वो क्या करती है, अपना पूरा का पूरा जो लीव्स होती है उनको झाड़ देती हैं, पूरा जो येलो लीव्स होती हैं। ठीक है, वो अपने आप पेड़ से टूट जाते हैं, तो उनका ऐसे भी एक वेस्ट बाहर निकल जाता है। और क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं उससे वाइट वाइट गम निकल रहा होता है, तो वो भी उनका वेस्ट ही होता है। ठीक है, और कहाँ दे देते हैं अपने वेस्ट को, वो दे देते हैं अपने फ्रूट्स के अंदर जो हम खाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब देखिए, उनका वेस्ट क्या है, उनका वेस्ट ऐसा वेस्ट नहीं है, उनका वेस्ट क्या है, जो खाना बच गया उनका, जो उनका जो ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह बच गया, वो अपने फ्रूट्स के अंदर डाल देते हैं उनको। तो हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके अंदर वो प्रोटीन होता है। ठीक है, और मिनरल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्लांट से बनाए होते हैं, अपने आप थोड़ी पैदा हो रहा है फ्रूट्स के अंदर वो। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, वो अपने सॉइल रूट्स के द्वारा सॉइल्स में भी बाहर निकाल देता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और चैप्टर ख़त्म हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ इसको शेयर करिए।